नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर पीएलआई स्कीम कैन जनरेट ₹35 to 40 टन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इन 5 years रिपोर्ट सेज और इकोनॉमिक सर्वे केस फॉर बजट टू ब्रिंग मोर सेक्टर्स अंडर पीएलआई स्कीम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। पीएलआई योजना। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में क्रिसिल ने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम के जरिए अगले 5 सालों में 35 से 40 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही आने वाले वित्तीय वर्षों में योजना को की ग्रोथ ड्राइवर्स के तौर पर देखा गया है। दूसरी तरफ फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए पीएलआई स्कीम की मंजूरी दी। सरकार ने मार्च 2021 में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में 5082.65 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 33 एप्लीकेशंस को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान अन्य मध्य आय वाले देशों की तुलना में कम है। कोरोना ने इस स्थिति को और बदतर किया है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था नकारात्मक तौर पर प्रभावित हुई है। इस साल के बजट में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी नकारात्मक रही। इसके मद्देनजर सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 सेक्टर्स के लिए अगले 5 सालों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत के सपने के तले भारत को विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर पहुंचाना है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम की महत्ता को समझते हुए आज के आर्टिकल में हम पीएलआई स्कीम के बारे में जानेंगे। स्कीम को लेकर अलग अलग सेक्टर्स में क्या प्लान है, इस पर बात करेंगे। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इनसे जुड़े प्रमुख समाधान क्या हैं, इन सब पर चर्चा भी करेंगे। पीएलआई स्कीम को केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 सेक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया। इसमें 13 सेक्टर्स के साथ 3 उन सेक्टर्स को भी शामिल किया गया जो पहले से अधिसूचित थे। योजना का मकसद विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एकीकृत हिस्सा बनाना और रोजगार सृजन करना है। इन 13 सेक्टर्स में एडवांस केमिस्ट्री सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एमएमएफ सेगमेंट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स जिसमें एसी और एलईडी आदि आते हैं, वे स्पेशलिटी स्टील आदि शामिल हैं। पहले से अधिसूचित 3 क्षेत्रों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडियरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस शामिल हैं। इन सेक्टर्स से संबंधित विभाग या मंत्रालय इन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हर एक सेक्टर के लिए अंतिम प्रस्ताव का मूल्यांकन व्यय वित्तीय समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी सेक्टर को पीएलआई योजना के तहत दिए गए फंड से कोई बचत होती है तो उस बचत का प्रयोग दूसरे सेक्टर की पीएलआई स्कीम के लिए किया जा सकता है। योजना के मुख्य मकसदों में भारतीय विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इसके अलावा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात बिल को कम करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। इसमें विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के साथ स्थानीय कंपनियों को गठित करने या स्थानीय कंपनियों को नई विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएलआई को लाने के पीछे एक मकसद ये भी है कि सरकार इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में निवेश जारी नहीं रख सकती। इसके पीछे कारण ये है कि इन सेक्टर्स में रिटर्न्स मिलने में समय लगता है। इसलिए योजना में वैश्विक कंपनीज को यानी ग्लोबल कंपनीज को भरपूर पूंजी के साथ भारत में क्षमता विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पीएलआई योजना में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब ये हुआ
कि आधार वर्ष 2019-20 में किए गए उत्पादन को आधार बनाते हुए इंक्रीमेंटल उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 स्कूटर्स का उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसी कंपनी ने 120 स्कूटर्स का उत्पादन किया है, तो सरकार कंपनी को 20 स्कूटर पर इंसेंटिव देगी। योजना के प्लान के मुताबिक कुछ सेक्टर्स में योजना को लागू कर दिया गया है, कुछ सेक्टर्स में आगे लागू किया जाना है। अब एक बार उन सेक्टर्स पर बात करते हैं जिनमें इस योजना को लागू किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। इस सेक्टर में यूनियन कैबिनेट ने 12,195 करोड़ रुपए के बजट आउटले के साथ स्कीम को मंजूरी दी है। इसका मकसद टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के विनिर्माण को भारत में बढ़ावा देना है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना इसके अन्य मकसद हैं। योजना के तहत उन्हीं कंपनीज को सहायता दी जाएगी जो भारत में कुछ विशेष टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का विनिर्माण कर रही हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार का सृजन होगा। योजना को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जरिए लागू किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के निर्यात में $100 बिलियन का अवसर है, जिसका लाभ भारत द्वारा उठाया जा सकता है। अन्य सेक्टर्स की बात करें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर आकार में तीसरा सबसे बड़ा और कीमत के संदर्भ में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। वैश्विक स्तर पर कुल ड्रग्स मेडिसिन के निर्यात में इसका योगदान 3.5% का है। भारत के पास इसके विनिर्माण और विकास के लिए एक तैयार इकोसिस्टम है। योजना के जरिए उत्पादन को बढ़ाकर भारत को इस क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैश्विक निर्यात में 5% के योगदान के साथ दुनिया में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से एक है, लेकिन इसमें भारत का हिस्सा कृत्रिम रेशे में कम है, जबकि खपत इसी क्षेत्र में अधिक है। योजना से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो कि कृत्रिम रेशे और टेक्निकल टेक्सटाइल में विनिर्माण को बढ़ाएगा। स्टील रणनीतिक तौर पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत स्टील के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर काबिज है। भारत अभी फिनिश्ड स्टील का निर्यातक है और अलग अलग स्टील के निर्माण में शीर्ष पर पहुंचने की संभावना रखता है। स्पेशलिटी स्टील में PLI योजना विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के साथ कुल निर्यात को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। ACC बैटरी का विनिर्माण 21वीं सदी में वैश्विक समृद्धि के लिए सबसे बड़े आर्थिक अवसरों में से एक है। योजना के जरिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में भारत में ACC बैटरी का सेटअप लगाने के लिए आकर्षित होंगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग बढ़ेगी। PLI योजना के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ऑटोमोटिव उद्योग भारत में सबसे बड़े आर्थिक योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक है। योजना के जरिए इस क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और वैश्विक बनाया जा सकेगा। ये जानकारियां योजना को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन भारत के उद्योग क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। एक नज़र उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों पर डालते हैं। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है नियमन की अनिश्चितता। नियम और नीतियों की अनिश्चितता के चलते निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। इससे इस क्षेत्र में निवेश कम हुआ है। गौरतलब है कि उद्योग क्षेत्र में पूंजी एक प्रमुख कारक है। इसके अभाव में उद्योगों का विकास संभव नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट न्यू इंडिया @75 के मुताबिक साल 2011-12 के बाद से नए निवेशों में साल दर साल गिरावट देखी गई है। एक अन्य चुनौती है तकनीक को अपनाने को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस, रोबोटिक्स आदि छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए चुनौती पेश करते हैं। इनके पास इन तकनीकों के लिए अवसंरचना इस स्तर की नहीं होती कि ये बड़े उद्यमों का मुकाबला कर सकें। तकनीक को अपनाने में डाटा और सुरक्षा को लेकर भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक चुनौती है निर्यात को बढ़ाने वाली इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कमी। केवल घरेलू मांग के बलबूते विनिर्माण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अच्छी प्रगति की है, लेकिन आज भी कई राज्यों में निवेशकों को कंस्ट्रक्शन परमिट्स,
टैक्स और व्यापार को शुरू करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने PLI योजना के अलावा कई अन्य योजनाएं भी लॉन्च की हैं। इनमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा स्कीम, स्टैंड अप योजनाओं का लॉन्च किया जाना शामिल है। इसके अलावा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक गलियारों का भी निर्माण किया जा रहा है। इन चुनौतियों के मद्देनज़र आइए अब देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। भारत में विनिर्माण क्षेत्र कम कौशल वाले अधिक श्रम बल का उपयोग करता है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। PLI स्कीम में उत्पादन पर इंसेंटिव देने की बात की गई है, जो कि उत्पादन को बढ़ावा देने में मददगार होगी। स्किल इंडिया मिशन के जरिए भारत की जनबल की ताकत को मानव संसाधन में तब्दील करने का प्रयास किया गया है। घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सागरमाला, भारतमाला, औद्योगिक गलियारों और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे नए कार्यक्रमों को भी शुरू किया है। नियमन को सरल बनाने के प्रयास के साथ ओवर रेगुलेशन को कम किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट क्लस्टर्स के निर्माण की ज़रूरत है। विनिर्माण क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम है उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाए जाने की दरकार है, जिससे इनके लागू होने में आ रही किसी भी तरह की समस्या को समय रहते सुलझाया जा सके। तकनीक को लेकर एक समस्या है कि इससे रोजगार की कम होने की संभावना बढ़ती है। ऑटोमेशन इसका एक उदाहरण है। सरकार अकादमिक क्षेत्र के साथ मिलकर बदलती तकनीक के साथ लोगों को तैयार करने में भूमिका निभा सकती है। इन सब के साथ उम्मीद की जा सकती है कि PLI योजना में उत्पादन पर इंसेंटिव मिलने से जहां एक ओर उत्पादन बढ़ेगा, वहीं भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक सप्लाई चेन में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेगा। आइए इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ आज का सवाल नोट करते हैं। सवाल है, भारत को शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की कुंजी विनिर्माण क्षेत्र के पास है। इस कथन के आलोक में PLI योजना का मूल्यांकन कीजिए।